अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में है। यानी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स क्या हैं, इंटरनेशनल लॉ किन किन एंटिटीज को एड्रेस करता है या किन किन एंटिटीज के बारे में बात करता है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ओनली, कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट। अब इंटरनेशनल पर्सनैलिटी क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो उसको सबसे पहले हम देखेंगे। इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के बारे में हम मुख्तसरन यूं कह सकते हैं कि एन एंटिटी इज डीम्ड टू पोजेस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी इफ इट पोजेसेस थ्री क्वालिटीज। तीन क्वालिटीज अगर किसी एंटिटीज के अंदर पाई जाएंगी तो हम ये तसव्वुर करेंगे कि ये एंटिटी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। नंबर वन, if it possesses international rights. Number two, if it possesses international duties. And number three, if it is capable of bringing international claim in case of a violation of its rights. यानी अगर इसको इंटरनेशनल लॉ राइट्स देता है या इसको इंटरनेशनल लॉ ड्यूटीज इसके ऊपर इम्पोज करता है और उन राइट्स की वायलेशन की सूरत में इसको ये हक देता है कि वो किसी भी इंटरनेशनल, चाहे वो जुडिशियल हो या कुसाई जुडिशियल फोरम हो, वहां पर वो एक क्लेम कर सकती है या एक एक्शन ले सकती है, मुनासिब एक्शन ले सकती है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंटिटी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। अब जब हम इस क्राइटेरिया पर परखते हैं तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर तीन ऐसी एंटिटीज मिलती हैं जिनको हम इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कह सकते हैं और अल्टीमेटली वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। नंबर वन, स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के ऊपर स्टेट्स को बहुत से राइट्स देता है। मतलब एवरी स्टेट हैज राइट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, टू डिफेंड इटसेल्फ, टू गिव ह्यूमन राइट्स टू इट्स इंडिविजुअल्स। तो ये सारे जो उसको उसके ऊपर जो है उसको बहुत से उसको ये भी हक हासिल है कि वो जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकती है। उसको ये भी हक हासिल है कि वो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकती है, जिसके साथ चाहे जैसा चाहे वो पॉलिसी मेकिंग कर सकती है, वो अपनी फॉरेन स्ट्रेटजी अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकती है। इसी तरह अपने इंडिविजुअल्स के लिए जो है लॉ मेकिंग भी कर सकती है। इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के ऊपर बहुत सी ड्यूटीज भी इम्पोज करता है। यानी अगर एक स्टेट ये चाहती है कि वो पीसफुली रहे तो उसके ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि उसने भी किसी दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। एक स्टेट के ऊपर ये भी ड्यूटी होती है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को ह्यूमन राइट्स उसको पूरे वो दे, उनके उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करे। टू इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह बहुत सी ड्यूटीज जो हैं हर स्टेट के ऊपर इम्पोज की जाती हैं। अब दो क्वालिटीज तो स्टेट्स के अंदर आ गई, जो तीसरी है वो भी स्टेट्स के अंदर पूरी तरह से मौजूद है। यानी अगर स्टेट्स के राइट्स की वायलेशन की जाती है तो हर स्टेट को यह हक हासिल है कि आइदर शी मे फाइल अ सूट इन आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो आलमी अदालत बराए इंसाफ है, वहां पर वो कोई जो है वो सूट फाइल कर सकती है, या फिर उसके पास और भी एक्स्ट्रा जिसको कहें सॉरी कुजाई जुडिशियल फोरम्स उसके पास अवेलेबल हैं। स्टेट्स जो हैं वो आर्बिट्रेशन में भी जा सकती हैं अपने डिस्प्यूट्स को, अगर उनके केसेस को उनके राइट्स को सॉरी अगर वायलेट किया जाता है तो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट्स के पास यह हक हासिल होता है कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकती हैं, रिकंसिलिएशन कर सकती हैं, इसके अलावा निगोशिएशंस कर सकती हैं, और भी बहुत से उनके पास ऐसे मोड्स होते हैं, ऐसे मीन्स होते हैं थ्रू विच दे में सेटल देयर डिस्प्यूट्स और थ्रू विच दे में क्लेम देयर राइट्स। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी जो एंटिटी जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज देखते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स को बहुत से हुकूक देता है। जैसे हर इंडिविजुअल को पहला हक ये हासिल है कि उसको ह्यूमन राइट्स दिए जाएं, जो उसका उसका पैदाइशी हक है, उसको उसको सारे राइट्स जो है उसको मिलने चाहिए। फिर इंडिविजुअल को ये भी हक हासिल है कि वीजा वीजा और इमिग्रेशन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो दूसरी स्टेट्स में जा सकता है। उसको मतलब वहां पर वो उसको ये हक हासिल है कि उसकी अपनी स्टेट भी उसको प्रोटेक्शन दे। अगर वो किसी दूसरी स्टेट में जाता है रिक्वायरमेंट्स वो सारी पूरी करके, तो वहां पर भी उसको प्रोटेक्शन मिले, उसको एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, उसको दहशतगर्दी से पाक उसको एनवायरनमेंट मिले। ये सारे जो है वो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं। उसी तरह से जैसे राइट्स मिले, इसी तरीके से इंडिविजुअल्स के ऊपर ड्यूटीज भी इम्पोज होती हैं। मतलब इंडिविजुअल की ये ड्यूटी है कि उसने टेररिज्म नहीं फैलाना, इंडिविजुअल की ये ड्यूटी है कि उसने पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखना है, इंडिविजुअल की ये ड्यूटी है कि उसने
दूसरी स्टेट्स के खिलाफ कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं करनी। तो ये सारी जो है एटसेट्रा ये बहुत सी ड्यूटीज हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर इम्पोज होती हैं, जो इंटरनेशनल लॉज के ऊपर इम्पोज करता है। जब हम तीसरी क्वालिटी देखते हैं तो इंडिविजुअल्स के अंदर वो भी पाई जाती है, यानी अगर इंडिविजुअल्स के राइट्स को मुतासिर किया जाता है तो इंडिविजुअल्स को भी ये हक हासिल है कि वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने राइट्स की वायलेशन के खिलाफ आवाज उठा सकता है। सिर्फ उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उसने ऐसी सूरत में अगर वो अपना मतलब उसका इंडिविजुअल के कोई किसी राइट को अगर कोई कोई चीज अगर इफेक्ट करती है तो ऐसी सूरत में उसकी अपनी स्टेट का उसके साथ चलना जो है वो जरूरी है। अगर स्टेट उसके उसके साथ चलती है तो फिर स्टेट के साथ मिलके वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने राइट्स की वायलेशन की सूरत में क्लेम एक लीगल एक्शन जो है वो भी ले सकता है और अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है। तीसरी एंटिटी जिसके अंदर हम ये सारी क्वालिटीज देखते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूएनओ है या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ के सब ऑर्गन्स हैं, उन सब वो सब जो हैं उनको इंटरनेशनल लॉ राइट्स देता है। उनको भी ये हक हासिल है कि दूसरी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज के साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, दूसरी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज के साथ मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटीज वो साइन कर सकते हैं और इसी तरीके से उनके ऊपर ड्यूटीज भी इम्पोज होती हैं। यानी अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किसी स्टेट के साथ कोई ट्रीटी साइन की है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसके ऊपर ड्यूटीज इम्पोज होती हैं इन द लाइट ऑफ दैट ट्रीटी उसने उनको फुलफिल करना है। अगर वो फुलफिल नहीं करती है तो ऐसी सूरत में फिर उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है और अगर स्टेट उसकी उसकी जो दूसरी पार्टी है अगर वो ड्यूटीज फुलफिल नहीं करती है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसकी वायलेशन अपने अपने राइट्स की वायलेशन होता हुआ अगर देखती है तो वो इंटरनेशनल फोरम पे जाकर किसी को जुडिशियल या कुजायर जुडिशियल फोरम पे जाकर अपने राइट्स की वायलेशन की सूरत में एक एक्शन जो है वो ले सकती है। तो हमने देखा कि स्टेट्स, इंडिविजुअल्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये तीन ऐसी एंटिटीज हैं जिनके अंदर वो रिक्वायरमेंट्स पाई जाती हैं जो किसी एंटिटी को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का दर्जा देने के लिए जरूरी है। सो वी कैन से दैट दीज थ्री आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इन तीनों को एक ही दफा में जो है इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं मान लिया गया, बल्कि ग्रेजुअली ये इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मानी गई। आज तो ये मानी जाती हैं तीनों, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था। इस सिलसिले में हमें तीन थेरीज मिलती हैं। किसी जमाने में सबसे पहले जो थेरी थी दैट वाज नोन एज फिक्शन थेरी। फिक्शन सॉरी वो थी रियलिस्ट थेरी। पहली जो थेरी थी वो रियलिस्ट थेरी थी। रियलिस्ट थेरी के मुताबिक कहा यह जाता था कि स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी इंटरनेशनल लॉ के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और स्टेट है। यानी रियलिस्ट थ्योरी के जो थियरिस्ट थे उन्होंने हमेशा इस बात को प्रमोट किया कि सिर्फ स्टेट्स ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, इनके अलावा जो है वो कोई और इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। इंडिविजुअल्स को वो किसी सूरत भी ये स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलोन दे आर नथिंग। वो अगर कुछ है या उनकी कोई हैसियत है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट। अगर स्टेट को जो है अगर हम निकाल दें तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, लिहाजा जो कुछ है वो सिर्फ स्टेट है। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो आई दैट वाज नोन एज फिक्शन थ्योरी। यानी पहली थ्योरी आई रियलिस्ट थ्योरी और दूसरी थ्योरी थी फिक्शन थ्योरी। और फिक्शन थ्योरी वाज ऑपोजिट टू रियलिस्ट थ्योरी, टोटली ऑपोजिट थी। रियलिस्ट जो थे उनका कहना था कि सिर्फ स्टेट्स जो है इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, लेकिन जो फिक्शन थ्योरी थी उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिविजुअल्स इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। इस लिहाज से दोनों ही एक्सट्रीम नेचर जो है व्यूज रखते थे। और फिक्शन थ्योरी वालों ने इंडिविजुअल्स को ही सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट माना, क्योंकि उनका कहना यह था कि स्टेट्स हैव नो सोल एट ऑल, स्टेट्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इंडिविजुअल्स अगर नहीं है तो स्टेट जो है वो कुछ भी नहीं है, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। इसका इनका जो मेन एक थेरिस्ट था कैल्सन, कैल्सन का कहना था कि म्यूनिसिपल लॉ एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ आर मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। म्यूनिसिपल लॉ एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ आर मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। के वो कहता था कि रियासत का अपना कानून देख लें या आप इंटरनेशनल लॉ को देख लें, वो बना ही सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, इंसानों के लिए है। स्टेट तो कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नजर नहीं आती है स्टेट की अपनी कोई इंडिविजुअल जो है उसकी आइडेंटिटी नहीं है। ये इंडिविजुअल्स ही हैं जो स्टेट को बनाते हैं और फिर इंडिविजुअल्स ही के थ्रू स्टेट अपने आप को एक्सप्रेस करती है।
ये दो व्यूज वक्त के साथ साथ आए, दोनों बिल्कुल जो है एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट थे। फिर वक्त गुजरा और एक तीसरी थ्योरी आई विच वाज नोन एज फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी के थ्योरिस्ट का कहना ये था कि हर एंटिटी, ये वही वाली बात थी जो हमने शुरू में कही कि हर एंटिटी जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रखती है दैट मस्ट बी लेबल्ड एज इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एंड यू कांट इग्नोर अदर एंटिटीज which are besides state and individuals। अब बहुत सी दूसरी एंटिटीज भी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते और आपको इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। उनमें उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी एंटिटी जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है कि उसको इंटरनेशनल लॉ राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है और राइट्स की वायलेशन की सूरत में एक जो है एक्शन लेने का हक देता है, आपको चाहिए कि उनको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का दर्जा दें। लिहाजा जो फंक्शनल थेरिस्ट थे उन्होंने इसमें इसके स्कोप को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा नॉट ओनली द स्टेट्स बट द इंडिविजुअल्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, अब इसकी ये तीनों जो थेरीज थी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप हुई और एक एक टाइम लगा इन इंडिविजुअल्स को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बनाने में। एक दम से इनको जो है ये दर्जा नहीं मिल गया। इसके लिए अगर आप देखें ना ओपनहाइम की बुक, ओपनहाइम ने अपनी बुक के पहले 3 एडिशंस में सिर्फ उसने स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट माना। ओपनहाइम ने अपनी बुक के फर्स्ट 3 एडिशंस के अंदर सिर्फ स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट माना, लेकिन जब वो इसके बाद वो गुजरा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरी जो पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में भी बात की। यहाँ तक कि जब वो अपनी बुक के 9th एडिशन में पहुंचा तो उसने ओपनली और फ्रेंकली इस बात को एडमिट कर लिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ये भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं। अब हम यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस वक्त ठीक है कि इंटरनेशनल लॉ का जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिविजुअल्स भी इसके स्कोप में आ गए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके स्कोप में आ गई और इंटरनेशनल लॉ के ये सब्जेक्ट्स बन गए। लेकिन एक बात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है और वो दुरुस्त, मेरा ख्याल है आप भी इससे एग्री करेंगे कि सब्जेक्ट्स तो ये सब हैं, लेकिन स्टेट्स जो है दे आर द एक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और जो दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं और इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम पासिव सब्जेक्ट्स कह सकते हैं। यानी हम कंक्लूजन अगर करना चाहें इस पूरी डिबेट का तो हम यूं कर सकते हैं कि स्टेट्स, international organizations and individuals, though all the three are the subjects of international law, but we must regard states as active subject of international law and the status of passive subject must be given to individuals and international organizations। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर आज कंप्लीट होता है। मेरे लेक्चर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं कोई चीज़ अभी भी अनक्लियर है, टू टेल मी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आप जिस टॉपिक पे भी आप लेक्चर लेना चाहते हैं, कंसेप्ट क्लियरेंस चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में वो भी बता दीजिएगा ताकि मैं आपको उसके ऊपर भी लेक्चर दे सकूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।